हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में सबसे पहली टॉपिक जो आती है वो आती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो बताता है कि ग्रेविटेशन फोर्स कितने अमाउंट में लगेगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। सेकेंड टॉपिक आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप करते हो, छोड़ते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नजदीक, तो वो उसको अपने तरफ कितनी जोर से अट्रैक्ट करके एक्सेलरेट कर पाता है। तीसरी टॉपिक आती है मास और वेट, ये दोनों चीजें क्या है, क्या इनका डिफरेंस है, क्या ये सेम है, क्या ये अलग है। फिर आता है फ्री फॉल, टू मेजरमेंट द मोशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर, फिर बुओयेंसी, और लास्ट में इस टॉपिक की एंड होगी, पूरी चैप्टर की एंड होगी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो इस चैप्टर को शुरू करने से सबसे पहले अपने को यह जानना होगा कि ग्रेविटी क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम मोस्टली ग्रेविटी क्या होती है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी मैथमेटिकल इफेक्ट, उसका फिजिकल इंप्लीकेशंस देखेंगे। और अगले क्लास में अपने लोग शुरू ही करेंगे किससे? एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये शब्द ग्रेविटी, इसका मतलब क्या होता है? तो ग्रेविटी इंग्लिश में और हिंदी में गुरुत्वाकर्षण, इसका मतलब यह होता है कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर मैटर है, मैटर होना मतलब जिसके पास मास होना और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स हैं, मास है और वो ऑब्जेक्ट को ऑक्यूपाई करेगा, तो गारंटीड है कि वो अपने आसपास की जो भी मास हो जिसमें ये प्रॉपर्टी हो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एग्जैक्टली यही बात है। यानी एबिलिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स की एबिलिटी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें जबकि उनके पास क्या हो, मास हो। किस डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगी? तो उन दोनों ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिकल सेंटर, एज्यूम ये दो मासेस हैं, तो दोनों की ज्योमेट्रिकल सेंटर को मैं इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करूं तो उसी लाइन के अलोंग दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचेंगे और साथ ही दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींचेंगे। यानी न्यूटन थर्ड लॉ यहां पर वैलिड है। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ इट और समझते हैं खुद से कि अगर मुझे कोई दो ऑब्जेक्ट मिल जाए, मेरे पास मानो ये एक स्फीयर मिला और ये एक दूसरा स्फीयर मिला, तो मैं इन दोनों की ज्योमेट्रिकल सेंटर को मार्क कर दूंगा। यस, और फिर मैं रूलर लाऊंगा, स्केल, और भैया इनके सेंटर को क्या मैं कर दूंगा? कनेक्ट। देखिए आराम से, मैं इन दोनों के सेंटर को क्या कर दूंगा? कनेक्ट। और जो भी फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में ही होने वाला है कि नहीं? यानी इधर का फोर्स इस डायरेक्शन में और इधर का फोर्स इस डायरेक्शन में। यानी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसकी मास कुछ और होगी, इसकी मास कुछ और होगी। ये दोनों अपनी ज्योमेट्रिकल सेंटर से जुड़ी हुई ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट पाथ है, उसी की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मास इसको इधर खींचेगा और ये मास इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचेगा। और इसी एबिलिटी को अपने लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। अब ये फोर्स कितना होगा, कैसे होगा और हाउ मच अमाउंट और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यही फाइंड किया था न्यूटन ने। किस लॉ के थ्रू? तो दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है ये लॉ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपली ये कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट, आसपास में जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको अपनी तरफ खींचेगी और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मान लो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन 10 न्यूटन का, अगर 10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में और उन दोनों में से किसी एक मास को आपने डबल कर दिया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल। 10 न्यूटन से बढ़ के 20 न्यूटन हो जाएगा। गुड। अगर मैंने मास को 1/3 कर दिया तो 10 न्यूटन 10/3 न्यूटन, दैट इज 3.33 न्यूटन में चेंज हो जाएगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जिस रेशियो में
मासेस चेंज होंगी, उसी रेशियो में क्या चेंज होने वाला है? फोर्स चेंज होने वाला है। तो क्या कह रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन की जो फोर्स होगी, उसकी जो वैल्यू होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लीकेशन का। यानी अगर एक मास, सिर्फ अकेला मास डबल हुआ है तो टोटल फोर्स डबल होगा। अगर दूसरा मास ट्रिपल हुआ है और पहला मास पुराने ऐसे ही रह गया है, तो फिर भी फोर्स क्या होगा? डबल ही होगा। लेकिन अगर एक मास 3 टाइम बढ़ा दिया गया है, दूसरा मास को 2 टाइम बढ़ा दिया गया है, तो दोनों फोर्स की, दोनों मासेस की चेंज की कंबाइंड इफेक्ट क्या होगी? 3 टाइम्स 2, 6 टाइम्स फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। इसकी डिस्कशन अपने लोग करेंगे जब थोड़ा और अपने लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, फिर से देखना। मैथमेटिकली अगर देखें तो क्या कह रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। इसका मतलब क्या? अगर m1 को डबल किया तो फोर्स डबल, m2 को डबल किया तो फोर्स डबल, m1 को हाफ किया तो फोर्स हाफ, m2 को हाफ किया तो फोर्स हाफ, m1 को भी डबल किया और साथ में m2 को भी डबल किया तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स, यानी फोर्स 4 टाइम्स बढ़ेंगे। वहीं अगर m1 को 2 टाइम्स के लिए घटा दिया, यानी हाफ कर दिया, और m2 को 1/3 कर दिया, तो दोनों की कंबाइंड इफेक्ट क्या होगी? टोटल फोर्स 6 टाइम घटेगा, 3 इंटू 2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है सेम रेशियो में बदलना। दूसरा क्या होगा? दूसरी कंडीशन क्या है उसके आगे? कि मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहीं पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? यानी बीच का इस सिंबल का मतलब ही होता है, जैसे जैसे रेशियो में इधर बदलाव होगी वैसे ही बदलाव इधर दिखेगी, चेंज दिखेगी, वैल्यू एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल पे ले लो, घर में कितने गेस्ट आए, अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उनके लिए खाने का इंतजाम करना होता है, कई बार मम्मा ही बनाती, तो जितने घर में गेस्ट बढ़ेंगे उतनी ही पर पर्सन खर्च होने वाली चपाती भी इंक्रीज करेगी। तो नंबर ऑफ चपातीज बीइंग कुक्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गेस्ट इन द हाउस। क्लियर है? लेकिन ऐसा होगा कि 2 गेस्ट आए तो 2 ही चपाती खाएंगे? नहीं, ये 2 नंबर बराबर नहीं होगा, पर ये दोनों की वेरिएशन सेम नेचर में होगी, सेम रेशियो में होगी। अगर एक आदमी आए तो 4 चपाती, तो 2 आदमी आए तो 8, 3 आए तो 12। उसी तरह से अगर मास को डबल किया तो फोर्स भी डबल, दूसरे मास को डबल किया तो तब भी फोर्स भी डबल, दोनों मास को साथ में डबल किया तो डबल का डबल, 4 टाइम्स इंक्रीज। अब ये डिस्टेंस का क्या है? डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। कहने का मतलब अगर गैप बढ़ाएंगे, अगर दूर दूर रखेंगे 2 मास को, तो उनके बीच की आकर्षण कम हो जाएगी, उनके बीच की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो आपके दिमाग में आएगा, सर इनवर्सली है, इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूं तो फोर्स हाफ हो जाएगा? नहीं, असल में यहां लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का माने क्या हुआ कि अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दूं, यानी डिस्टेंस 10 मीटर का था अब 20 मीटर कर दूं, तो फोर्स जितने टाइम आपने डिस्टेंस बढ़ाया है उसके स्क्वायर टाइम्स उल्टा एक्शन देगा। कहने का मतलब समझो, पहले अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाया गया है तो फोर्स 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स घटेगा। आप बोलोगे क्लियर है सर, 3 टाइम्स बढ़ा दिया हो तो 9 टाइम्स फोर्स घटेगी, पुराने फोर्स का डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ओ सर, अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स घटा दिया गया हो, 10 मीटर से 5 मीटर कर दिया गया हो, तो जितने टाइम्स घटाया गया है उसका उल्टा चेंज स्क्वायर करके फोर्स में होगा। तो अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स घटाया गया है तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा पुराने वैल्यू से।
तो ये रही वेरिएशन कि दोनों ऑब्जेक्ट की मास और उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फोर्स मासेस के साथ डायरेक्टली वैरी करता है, वहीं फोर्स डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर वे में वैरी करता है। इनवर्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और स्क्वायर मतलब जितने टाइम एक घटेगी उसका स्क्वायर टाइम्स दूसरा बढ़ेगा, एक क्वांटिटी जितनी बढ़ेगी उसका स्क्वायर टाइम्स दूसरा घटेगा। इनवर्स रिलेशन भी स्क्वायर की रिलेशन। क्लियर है? तो अब यहां पर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी और आगे बढ़ती है। अब हम कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर बोल दिया गया। अब आप देखो कि ये लेफ्ट वाली क्वांटिटी और ये राइट वाली क्वांटिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो उसका मतलब क्या होता है समझते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना मतलब, एग्जांपल में लेते हैं, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं x को 2 टाइम्स बढ़ाऊं तो y भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। x और y बराबर नहीं है, x को 3 टाइम्स घटाऊं तो y भी 3 टाइम्स घट जाएगी। यानी इस पूरे क्वांटिटी को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो फोर्स भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम घटेगा। पर एक प्रॉपर्टी देखना, जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनकी रेशियो को देखना। रेशियो x बाई वाई, इधर आएगा 2x बाई 2y, आंसर आएगा x बाई वाई, और इधर भी देखो x बाई 3 डिवाइडेड बाई y बाई 3, आंसर आएगा x बाई वाई। यानी दुनिया में कोई भी चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी और चीज के साथ है तो उन दोनों की रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। दैट आल्सो हैपेंस हियर। ये कांस्टेंट होगी f डिवाइडेड बाई m1 f डिवाइडेड बाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल G। और इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11, और आगे एक यूनिट भी रहेगी, पर यूनिट आप और हम दोनों मिलके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसकी यूनिट पूछना अभी एक क्वेश्चंस बन के भी सामने आती है। क्लियर है? तो वहां देखेंगे। तो अपने लोग अगर कोई पूछे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंप्लीट, तो आप बोलोगे कि भैया F तो इधर हो गया, इन दोनों को अदर साइड भेजो, एंड दैट विल बी G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जहां मास m1 किस में है? kg में आपको लेना है। m2 किस में लेना है? kg में आपको लेना है। एंड d किस में लेना है? मीटर में लेना है आपको। तो फोर्स किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। क्लियर है? इट्स ऑल क्लियर और नॉट? अब हम लोग थोड़े बहुत सवाल लगाएंगे अभी इस टॉपिक के, एंड दिल विल बी एक्सपैंड आवर अंडरस्टैंडिंग। सो टेक इट ऑन। पहला सवाल ही है, फाइंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी। क्या निकालनी है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी। तो कैसे यूनिट निकालोगे आप? तो आप पहले एक्सप्रेशन मैथमेटिकली लिखोगे, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन से ही सारा काम हो जाएगा। क्यों? तो आप इसमें से G फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो ये डी स्क्वायर अदर साइड जाएगा, तो F डी स्क्वायर नीचे आएगा m1 m2। और अब आप सबकी यूनिट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो G जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या दिखने लगेगी? ऊपर आएगा न्यूटन, नीचे इधर आएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे आएगा kg का पावर होल स्क्वायर।
यानी अगर जी की यूनिट देखनी है तो वो आएगा न्यूटन केजी -2 मीटर 2। ये होगी एसआई यूनिट किसकी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो इधर लिख लीजिए पिछली बार, न्यूटन केजी का पावर -2 एन मीटर का स्क्वायर। आपको ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिमाग में रहनी चाहिए। और आपके दिमाग में पक्का एक सवाल जरूर आएगा, सर हर एक कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स की हम पढ़ते हैं या साइंस की पढ़ते हैं उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं। यस, लॉजिक यहां पर था एक्सपेरिमेंटल करके कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास 1 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास 2 के, यानी वो उन दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा लॉजिक था फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के बट स्क्वायर के ऑर्डर में, यानी जितने टाइम डिस्टेंस बढ़ेगी उसका स्क्वायर टाइम फोर्स उल्टा चेंज करेगा ना, बढ़ने अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्क्वायर टाइम्स फोर्स घटेगा और डिस्टेंस घटेगी तो स्क्वायर टाइम्स फोर्स बढ़ेगा। बट ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको हम इंपीरिकली फाइंड करते हैं। इंपीरिकल कोई बोले तो मतलब होता है लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मासेस को लेते हैं, उनको डिफरेंट डिस्टेंस पे रखते हैं और उसके कारण उनमें लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालते हैं और फिर हम ये वाली रेशियो लेते हैं। ये रेशियो जितनी apparatus के लिए लिया गया in the laboratory conditions, the answer came same and that is 6.67 into 10 का power -11. It is a very small number. 10 का power -11 मतलब समझ रहे हो? 10 जीरो होगी डेसिमल के बाद और तब आएगा 667। डेसिमल के बाद 10 जीरो, then 667। तो बहुत छोटी नंबर है बट आई, सो हेंस वी गॉट इट। तो ये जो वैल्यू है ये इंपेरिकली फाइंड किया गया वैल्यू है, लैब के अंदर फाइंड किया गया वैल्यू है, इसके पीछे कोई भी थ्योरेटिकल रीजनिंग नहीं है। तो इसलिए आप इसको अपने दिमाग में रखोगे और फिर दूसरे सवाल के बारे में सोचिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दो इंसान है, एक भैया है एक दीदी है और एक का वजन है एक का मास है। मास और वजन अलग होता है, आगे देखेंगे। मास है 40 kg, दूसरे का मास है 35 kg और गैप है 2 मीटर। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटी विल बी। तो अपने लोग कैसे फाइंड करेंगे? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, G 6.67 इंटू 10 का पावर -11। भैया क्यों मैं ऐसे लिख पाता हूं डायरेक्टली? तो क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज 40 kg, 35 kg और डिस्टेंस 2 मीटर सारे SI यूनिट में हैं, तो मैं सारे वैल्यूज क्या कर सकता हूं? SI यूनिट के डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो G आ गया m1 40 m2 35 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नंबर्स को अलग करिए, एक्सपोनेंट्स को अलग करिए, और फोर्स किस में आएगा? न्यूटन में, उसको अरेंज कर दो। (6.67 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन। इफ आई मूव टू दिस साइड और थोड़ी कैलकुलेशन करूं तो F इक्वल टू 6.67 में 10 मल्टीप्लाई होगी तो 66.7 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -11 न्यूटन। Let's multiply it by 35. 667 multiply 35. 7 5s are 35. 3 in hand. 6 5s are 30 plus 3 33. 3 in hand. 6 5s are 30 plus 33. 7 3s are 21. 2 in hand. 6 3s are 18. 19 20 20 0. 2 in hand. 6 3s are 18. 19 20. Recheck कर लो। 7 5s are 35. 3 in hand. 6 5s are 30 plus 3 33 3. 6 5s are 30 plus 3 33. And 7 3s are 21. 2. 6 are 18. 19 20. And 6 are 18. 19 20. बिल्कुल सही। 5 4 3 3 2। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर देखने हो तो क्या देखेंगे? इसके पीछे एक भी डेसिमल प्लेस नहीं, इसमें एक, तो यहां आंसर बनेगा, यानी 2 3 3 4.5
इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन। थोड़ी केयरफुल हो जाइए, उसको साइंटिफिक नोटेशन में करने की ट्राई करते हैं। ये डेसिमल को जंप करवाना इस डिजिट तक, तो मेरा आएगा 2.3345 मल्टीप्लाइड बाय, सिंस ये 3 स्टेप लेफ्ट साइड में गया तो बाहर क्या आएगा 10 का पावर 3 और 10 का पावर -11, बेस सेम होने के कारण 2.33 मैं लिख सकता हूं राउंड ऑफ करके, मल्टीप्लाइड बाय 11 में से 3 गया तो 10 का पावर -8 न्यूटन फोर्स। जरा सोचना ध्यान देके, दो इंसान, दो छोटे बच्चे, दो आपकी एज के, आपसे 1-2 साल छोटे बच्चे होंगे दो, और वो दो रोड पर खड़े हैं, ग्रेविटेशन से वो अट्रैक्ट जरूर होंगे, पर फोर्स की अमाउंट कितनी आएगी जरा इसको गौर से देखने का। फोर्स की अमाउंट आएगी कितनी, 2.33 इंटू 10 का पावर -8। जरा सोच के देखते हैं कितना फोर्स है। इतनी कम फोर्स आएगी, सोच के जरा देखिए आप। दिस इज अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स, और ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स क्यों लग रहा है, इस जी के कारण। तो हम ऐसे लोगों पर, हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में जो ग्रेविटी लगती है ना, उसकी वैल्यू होती बहुत छोटी है। ऐसा नहीं है कि वो लगती नहीं है, यस देयर इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, बट आप और हमारी मासेस इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि जी के साथ मल्टीप्लाई होने पर उसके द्वारा लगाई गई ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लिजिबल अमाउंट में हो जाती है। और नेग्लिजिबल अमाउंट में हो जाए तो क्या कहेंगे कि देखो भाई, मेरे चप्पल के फ्लोर में जो फ्रिक्शन रहेगी ना, वो इसको कैंसल आउट कर देगी और ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। या फिर उसका उल्टा करो, फोर्स इतनी छोटी है कि एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 होगा, क्योंकि फोर्स इतनी छोटी है, और इस फोर्स को तुम मास से डिवाइड करोगे तब तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाकर एक्सेलरेशन फाइंड करोगे। ऑलरेडी इतनी कम है, इसको तुम 35 या 40 से डिवाइड मारोगे, बचेगा क्या? विजिबल तौर पर तुम चीजों को चलते हुए भी नहीं देख पाओगे। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नहीं है ये एक सिंपल सी फैक्ट है कि हमारे आपके ऐसे, या मकान या फिर गाड़ी या फिर दीवार, ऐसा अगर होता कि ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में हल्की चीजों पर भी लगता, तो होता क्या, सारी हल्की चीजें आपस में चिपकी हुई रहती। देखते हो रोड पर, देखते या एक बाइक दीवार से चिपका हुआ है, कप और प्लेट को खींच रहे हो, अलग ही नहीं हो रहा है। आप उनको अलग इसलिए कर पाते हो क्योंकि मासेस बहुत कम है, एंड इन द टर्न दे प्रोवाइड वेरी लेस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ऑल्दो ये फोर्स वाइटल है नेचर में, दुनिया की एग्जिस्टेंस के लिए ये फोर्स बहुत ही वाइटल है, जो हम आगे देखेंगे, बट ये फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट्स। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करके बताओ। मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्रिकल फिगर जब भी मिले, आपका काम क्या होता है कि उसकी सेंटर ढूंढो और दोनों ऑब्जेक्ट की सेंटर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। वही डी होगा इन द एक्सप्रेशन। क्या होगा? वही डी होगा। डोंट डू मिस्टेक। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। जिन लोगों से हो जाएगी हाफ मिनट के अंदर, प्लीज उन लोगों को से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट में जाके आंसर ड्रॉप करें कि कितना आंसर हुआ, और क्वेश्चन नंबर लिखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। तो देखो, मेरे को पक्का पता है कुछ लोगों ने क्या किया होगा, बताऊं? लेट मी से क्या हुआ होगा। कुछ लोगों ने बोला होगा, अरे रे रे ये तो बड़ा आसान है। कैसे? देखो सर, फोर्स होगा G टाइम्स 2 kg इंटू 5 kg अपॉन 7 स्क्वायर। अरे सर 10G/49 होगा। जितने जितने लोगों ने किया है ये गलती, वो एकदम ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए और हाँ बोलिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि गलती हुई है, और अगर हो गई है तो ये सरासर मिस्टेक है। आप बोलोगे कैसे मिस्टेक है?
शो मी माई मिस्टेक, कहां गलती हुई है मेरे से। तो भैया गलती किधर हुई है नोटिस करना। ये दोनों की ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस नहीं है, ये आप इसके बाहर के दीवार और बाहर के दीवार की डिस्टेंस देखियो। अरे सेंटर तो इधर कहीं पर है और इसका सेंटर इधर कहीं पर है, तो गलती तो हो गई ना। तो आप बोलोगे तो कैसे निकालें डिस्टेंस? तो बेटा लॉजिकल लगाओ, ये है क्यूब, तो ये स्क्वायर का यहां पर होगा डिस्टेंस, यानी इस एज के अंदर जाकर 1 मीटर। यस, और इधर इस 4 के अंदर कितना जाकर 2 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? अरे 7 मीटर वॉल के बीच में, फिर 1 मीटर प्लस 2 मीटर, दैट इज 10 मीटर। सोचिएगा और बोलिएगा। 7 मीटर दोनों के फेसेस के बीच में, लेकिन इसका सेंटर इधर है और इसका सेंटर उधर है। एक एज के मिडिल में जाएगा तो 2 उधर एक्स्ट्रा, 1 इधर एक्स्ट्रा, तो 7 3 10। अब आप बोलोगे कि हां अब लगाते हैं F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर G इंटू क्या आएगा 2 इंटू 5 अपॉन 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10G बाई 100, यानी फोर्स इक्वल टू G अपॉन 10। परफेक्टली करेक्ट। फोर्स क्या होगी? G अपॉन 10 होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। जिनका सही हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सही हो गया था। जिनका गलत हो वो नोट डाउन करके रखो कि हां यूनिवर्स के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हों, अगर वो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है और उनके पास मास है, तो हां वो अट्रैक्ट करेंगे। किधर करेंगे? दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन कर रही इमेजिनरी लाइन की तरफ। दोनों बॉडी की सेंटर, यानी जो गैप आप ले रहे हो, डी जो ले रहे हो, वो दोनों बॉडी के बीच की गैप होगी, यानी ये साथ ही नहीं होगा, +1 +2। क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन मोस्टली व्यूअर्स लोगों के लिए, आप लोग ये क्वेश्चन जाके कीजिए। ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन में जब टॉपिक अपने लोग फिनिश करेंगे, आज की लेक्चर एंड होगी, उस समय बताने वाला हूं, ठीक है? तो ये व्यूअर्स लोगों के लिए, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं साथ में, वो इस सवाल का आंसर देंगे। इसका सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में होगा। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स 10 न्यूटन है। 2 ऑब्जेक्ट के बीच में पहले ही अपने को पता है कि फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। क्या फोर्स होगी? कब? जब इस एपरेटस में एक पहली मास को मैंने क्या किया, आधा कर दिया, दूसरी मास को मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया, और जो डिस्टेंस है उसको भी मैंने हाफ कर दिया। देखो 2 तरीके हैं इसके। अगर इस तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ मिले और आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो या फिर ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहां सब्जेक्टिव वे में आंसर करना हो, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के आंसर करना हो, वो तरीका अलग होगा। और दूसरा तरीका होगा एमसीक्यू के लिए सॉल्व करना, यानी आप डायरेक्ट कांसेप्ट्स का यूज करके, लॉजिक का यूज करके डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दो। तो दोनों अपने लोग देखेंगे, ठीक है? तो आप दिमाग लगाओ इसमें। मैं चुप रहता हूं 10 सेकंड के लिए। लेट्स बिगिन। तो भैया इनका कहना है ये ठहरा 2 ऑब्जेक्ट, ये स्कूल वाला तरीका है। पहला का मास m1 एज्यूम कर लो, दूसरा का m2, और दोनों की बीच की डिस्टेंस को क्या एज्यूम कर लो बेटा, d। कोई दिक्कत? ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और f क्या होगा? g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई संशय, कोई दुविधा? और यही वाली फोर्स है 10 न्यूटन। इनिशियली आपको लिखना पड़ेगा, ये स्कूल वाला तरीका है, स्कूल वाले इस तरीके को बड़ा पसंद करते हैं। सो ये स्कूल में आपको ऐसा करना होगा। फिर बोला गया मास बदल दी गई, तो तुम धड़ाधड़ मास बदलोगे और नया फोर्स को F के ऊपर एक डैश की सिंबल लगाओगे कि भैया हाँ नया फोर्स थोड़ा बदल गया है। इस गैप को कितना बोलोगे आप? बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। पहले d था तो अब क्या हो जाएगा, d/2।
अरे डी को आधा करोगे क्या बनेगा, d/2, और मास क्या होगा, तो पहले की मास को हाफ किया गया यानी m1/2 और दूसरे की मास को ट्रिपल किया गया यानी 3m2। नोटिस कीजिए सवाल, ये इनिशियली apparatus है, शुरू के समय में जो सवाल ने कहा था उसको हमने लिखा है। हमने एज्यूम किया कि इनिशियल डिस्टेंस d होगा, मास m1 m2 होगा, तो अट्रैक्शन f होगी, इक्वल एंड अपोजिट, और वो f इस एक्सप्रेशन से निकाला जा सकता है और यही 10 न्यूटन बताया हुआ है। फिर उन्होंने कहा, सवाल ने कहा कि डिस्टेंस हाफ हो गई, पहली मास हाफ हो गई और दूसरी मास क्या हो गई, ट्रिपल हो गई, तो बताओ नया फोर्स क्या होगा। तो आप न्यू एक्सप्रेशन लिखोगे F डैश इक्वल टू G, और पहला मास क्या होगा m1/2, दूसरा मास क्या होगा 3m2 और डिस्टेंस क्या होगी तो d/2 का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं, देन F डैश इक्वल टू ये 3 और ये 2 बन के 3/2 बन जाएगा G m1 m2 और नीचे बचेगा d²/4 जरा, और ये d/4 ऊपर जाएगी यानी 3/2 इंटू 4/d² इंटू G m1 m2 यानी क्या होगी, and 3 2 just 6 times G m1 m2 अपॉन d²। और आपको ऑलरेडी पता है ये वाली पार्ट की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, सब्स्टिट्यूट करो 6 इंटू 10 60 न्यूटन। तो ये हुआ फॉर्मल मेथड, वो मेथड जो अगर आप फंडामेंटल सिर्फ समझ गए हो कैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करती है, देन यू कैन डू इट। दूसरा तरीका है MCQ मेथड, ये इनिशियली है, ये फाइनल है। तो ये MCQ मेथड क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। तो F डैश को डायरेक्टली देखो, 10 रखो और इफेक्ट देखो 10 में क्या इफेक्ट आएगा। देखो यार पहला मास हाफ कर दिया गया तो फोर्स हाफ्ड हो जाएगा, दूसरा मास ट्रिपल किया गया ओके 3 टाइम्स हो जाएगा, और डिस्टेंस को हाफ किया गया, अगर डिस्टेंस 2 टाइम डिक्रीज किया गया तो 4 टाइम इंक्रीज होगा ना। जरा गौर से देखिएगा, फिर से सोचिएगा कि क्या मैंने बोला है, सोचो, मैं फिर से चालू करता हूं, जरा सोचिएगा कैसे डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली आंसर। नई वाली फोर्स ढूंढनी है, पुराना फोर्स दिमाग में रखो, फिर इफेक्ट देखो क्या इफेक्ट। सबसे पहला हो गया मास इज हाफ्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेटा, मास को आधा किया गया तो ये भी हाफ टाइम हो जाएगा। दूसरे मास को ट्रिपल किया गया यानी फोर्स भी अब ट्रिपल होने चाहेगा, और डिस्टेंस को 2 टाइम से डिक्रीज किया गया तो फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगा। अब सॉल्व करो, दोनों सेम ही हैं, वी आर डूइंग एग्जैक्टली सेम। इधर भी देखिए 3 टाइम्स हुआ फोर्स, 2 टाइम्स से डिवाइड मारा, फिर 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुआ, 3/2 इंटू 4, और पुरानी आ गई G m1 m2 इंटू d²। तो वी आर डूइंग सेम थिंग बट 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। तो आपको जब भी स्कूल में सब्जेक्टिव में 2 to 3 मार्क्स में ऐसे सवाल पूछ दिए जाए तो आपको डील कैसे करना है, तो इस वाले मेथड से करना है। पहले कंडीशन को देखना, लेट अस से इनिशियली मास 1 इज ऑब्जेक्ट की पहली मास, दूसरी ऑब्जेक्ट की मास m2 है और डिस्टेंस d है, तो जो फोर्स आ रहा है वो गिवन सवाल में क्लियर है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि हाँ भाई जो चेंजेस बोले वो चेंजेस कर दिए, और फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सॉल्व किया और देखा कि पुराने वाले फोर्स के फॉर्म में क्या है 6 टाइम ओल्ड फोर्स, देन सब्स्टिट्यूट द ओल्ड फोर्स, यू गेट द आंसर। दिस इज वन ऑफ वे ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की, सीधे रिजल्ट लगाकर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेथड, दोनों मेथड करेक्ट है, आपकी चॉइस कि आप क्या करने वाले हो। इफ नोटेड डाउन, मैं आगे बढ़ने वाला हूं।
अब ये सवाल आप लोग कीजिए, मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है? आप डिसाइड करना दो में से आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है, विच डू यू प्रीफर मोर, ये आपको डिसाइड करना है। मैं दोनों मेथड से करके बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, यही होने वाली है ना शुरुआत। तो ये आ गया हमारा क्या, फोर्स। क्या है ये हमारा, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर क्या आ गया, फोर्स। और उस फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया इन्होंने, F से रिप्रेजेंट किया, हमने भी किया है F से ही रिप्रेजेंट। अब आते हैं अपने लोग नया फोर्स F डैश। उन्होंने बोला कि what will be the new force if distance d is a tripled, okay, distance 3d में बदल गया, अब उसका स्क्वायर होगा, गुड। m1 is a doubled, गुड। m2 is tripled, m2 ट्रिपल हुआ यानी 3 टाइम्स m2। अब सॉल्व करते हैं। F डैश, ऊपर पर से 3 2 जा 6 बाहर आएगा और नीचे से 3 3 जा 9 बाहर आएगा स्क्वायर होने पर। इधर बचेगा g टाइम्स m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यानी 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो 2/3 टाइम्स g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ही क्या है, f है, तो 2/3 f। अब होता क्या है कि कई बार जब हम शॉर्टकट में करते हैं तो कुछ फैक्टर्स छोड़ देते हैं। तो अगर मानो किसी बंदे ने पढ़ा कि डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड एंड मास इज ट्रिपल्ड, तो उसके दिमाग में आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, गलती कर देगा। तो ऐसा नहीं करने का, आपको लॉजिकली समझने का। मानो मेरे को नया फोर्स निकालना था, मैं पुराने फोर्स को रखूंगा। अभी ये स्कूल वाली मेथड नहीं है, ये मेथड हम लोग एमसीक्यू की देख रहे हैं। और अगर डिस्टेंस ट्रिपल्ड है ना बच्चे, देखो डिस्टेंस d इज ट्रिपल्ड, तो उसका स्क्वायर 9, बट उल्टा रिलेशनशिप है, इसलिए डिवाइडेड बाय 9 होगा, ना कि मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 1/9, काम तमाम। m1 इज डबल और m2 इज ट्रिपल्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सीधा। सो इट इज द डायरेक्ट आंसर। तो आपको केयरफुल होना होगा इन तरह के एमसीक्यूज या फिर सवाल में कि आप सारे कंडीशंस फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर। कई बार नीचे 3D लिखते हैं बच्चे और स्क्वायर करने वक्त में 3 का स्क्वायर नहीं किया, वो डायरेक्ट 3 ही बाहर आता है, डी स्क्वायर हो जाता है। सर एक टाइम तो हम लोग भूल गए, दिमाग में रखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के डिस्टेंस स्क्वायर के, स्क्वायर्ड के। डिस्टेंस अगर 3 टाइम हुआ है उसका स्क्वायर 9 टाइम डी स्क्वायर होगा। 3 3 जा 9, डी इंटू डी, डी स्क्वायर। 3D का स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये 3 इंटू डी इंटू 3 इंटू डी, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू डी इंटू डी, दैट मीन्स 3 3 जा 9 डी स्क्वायर। प्लीज डू नॉट कमिट दैट मिस्टेक। अगर समझ में आया तो लिखिए, हम लोग आगे मूव करेंगे। अब अगला सवाल आया, जरा कीजिएगा। यह सवाल है कि 2 ग्लास है हमारे घर में, वो 2 ग्लास 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। बताइए एक ग्लास दूसरे ग्लास को कितना अट्रैक्ट करेगा। बेटा ये 1 किलो का भी नहीं है, इसकी फोर्स बहुत कम है बच्चे। और अगर फोर्स इतना कम है तो विल इट अट्रैक्ट? नो। अरे भाई ऐसा कैसा? ग्रेविटी दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल है, अट्रैक्ट करेंगे बट फोर्स की अमाउंट बहुत कम रहेगी। क्लियर है? चलो देखते हैं। क्लियर है देखने का। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। जी 6.67 इंटू 10 का पावर -11। अरे यार मास में फंस गए। तो जब भी आप डेटा लिखोगे शुरू में कि क्या क्या डेटा हमको पता है, तो आप कैसे लिखोगे? m1 इक्वल टू
250 डिवाइडेड बाय 1000 kg, और यही m2 के भी बराबर है। तो इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1/4 kg। बोलना नहीं, कन्वर्जन ऐसा यूनिट में ही होगा। तो 1/4 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 स्क्वायर। कोई दिक्कत? दैट इज न्यूटन। ये 1 स्क्वायर डिवाइड में रहे तो दिखेगा क्या मैथमेटिकली? नहीं, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, चलो गायब। 1/4 16, तो 6.67 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन। अभी यहां पर आप आओगे तो आप बोलोगे सर यहां डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। क्यों? कि आपने 16 नीचे लिख दिया, 16 लिख दिया, ऊपर डेसिमल में 6.67 आ रहा है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो इसका इजी तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है कि इसको डिवीजन करने के लिए न्यूमरेटर को आप बड़ा बना दो। आप लोग न्यूमरेटर को बड़ा कैसे बनाएं? तो 16 से ज्यादा बड़ा क्या होगा? 66। तो आप डेसिमल को राइट जंप करवाओ। सर राइट जंप करवाने से क्या होगा? बाहर आता है 10 का पावर निगेटिव। निगेटिव में क्या जाएगा सर? उतने स्पेस जितने आप राइट गए, और लेफ्ट आओगे तो 10 का पावर पॉजिटिव आता है, उतने ही स्पेस जितना लेफ्ट मूव किए। तो आपका काम बनेगा 6.66.67 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन। कोई दिक्कत? अरे भाई 10 का पावर माइनस डिवाइडेड बाय 10 और डेसिमल को राइट ले आना मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी हम लोग उस सेम नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर रहे हैं। नंबर सेम रहेगा, राइट में मूव करो डेसिमल, सिंस राइट में आपने मूव किया है तो बाहर क्या आएगा? 10 का पावर -1। अब आगे क्या करना है? आगे डिवीजन में लग जाना है, सिंपल डिवीजन। 16 डिवाइडेड 66.7। जब भी ऐसी डिवीजन हो, डेसिमल के 2 स्पेस से आगे नहीं जाओ। अगर बहुत एक्यूरेसी की इच्छा हो रही है तो थर्ड स्पेस को चेक कर लो। अगर वो 5 से बड़ी है तो सेकेंड वाली स्पेस को 1 इंक्रीज करके लिख दो। अगर 5 से छोटी है तो कुछ मत लिखना, जैसा है वैसा 2 स्पेस तक रहने देना। चलो दिखा रहा हूं मैं कैसे हुआ। 16 4 जा 6 4 जा 24 2 64। 5 टाइम्स 80 हो जाएगा, नहीं हाँ 6 में से 4 गया 2 7 डेसिमल, क्योंकि नंबर खत्म हो चुकी है। 7 और 6 गया 1 1 1 1 6 1 7 1 1 2 27 और 1 0 अपने आप ड्रॉप होगा। अब सिक्स टाइम सिक्सटीन इंटू 9 शायद हो जाएगा। 9 6 54 के 4 बाकी 140 नोप 3। देखो थर्ड डिजिट 3 आया, आगे कैलकुलेट मत करो, यहीं पर ब्रेक मारो। 4.16 क्लियर है? तो आ गया आंसर। तो मैं इसको धड़ाधड़ क्लीन करूंगा तो आएगा 4.16 फोर्स की वैल्यू इंटू 10 का पावर -11 और -12 ऐड टुगेदर हो जाएंगे। रुको, मैंने क्या बोला? -10 और -1 ऐड टुगेदर होके -12 न्यूटन बनेंगे। तो फोर्स क्या आएगा टोटल? 4.16 इंटू 10 का पावर -12 न्यूटन। ये फोर्स देखो, अगर डेसिमल के फॉर्म में मैंने गलती से लिख दी तो डेसिमल के बाद 11 जीरो आने वाले हैं, 11 जीरो कम से कम। उसके बाद 416 आएगा। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स है, बहुत कम मैग्नीट्यूड में फोर्स है। तो ओवरऑल समरी क्या करना है हमको? कि ओवरऑल समरी ये होती है कि इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में
सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास होंगे, जो पार्टिकल से बने हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास 1 इंटू मास 2। यानी हम क्या कह सकते हैं, m1 इंक्रीज्ड x टाइम्स, तो क्या होगा, नया फोर्स जो होगा F डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, x इंटू एफ। दूसरा, अगर m2 इंक्रीज x टाइम्स तो आएगा F डैश इंटू एक्स। तीसरा चीज क्या, m1 इंक्रीज x टाइम्स and m2 increase y टाइम्स, तो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स में x इंटू वाई टाइम्स बढ़ जाएगा। सिमिलरली यही पैटर्न डिक्रीज में ही रहेगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दिमाग में रखना है। वहीं डिस्टेंस का क्या आएगा, जो डिस्टेंस है उसको तुमने कन्वर्ट कर दिया 2D में, तो फोर्स कन्वर्ट होगा, डिस्टेंस डबल तो F/2 स्क्वायर इक्वल टू F/4 में। समझिएगा। सेकेंड पार्ट, अगर डिस्टेंस को तुमने D/3 कन्वर्ट किया तो फोर्स कन्वर्ट होगा F डिवाइडेड बाय 1/3 का होल स्क्वायर। समझिएगा जरा सा, 1/3 टाइम 1/3 स्क्वायर, और ये अपने आप जाएगा, बनेगा 9F। नोटिस करना। तीसरा, अगर डिस्टेंस को तुमने 1/4 टाइम किया तो फोर्स होगा नोटिस कीजिए, जितने टाइम डिक्रीज करोगे 16 होगा बेटा, 14 नहीं, 16F, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और जहां हमने डिक्रीज किया उसका इंक्रीज दिखेगा। अगर आपके दिमाग में आए कि सर ये काम कहां आएगा, ये यूज कहां होता है, तो सबसे पहले चीज, इसके कारण ही हमारे वर्ल्ड में प्लैनेटरी मोशंस होती हैं, यानी हम सोलर सिस्टम का पार्ट आज तक बने हुए हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ओनली। यानी अर्थ और सन के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, और इसलिए हमारा अर्थ घूम पाता है किसके क्रॉस, सन के क्रॉस। दूसरा, आपने देखा होगा अगर बीच पर कभी घूमने गए होंगे तो लो टाइड और हाई टाइड आती है ना, वो भी मून के ग्रेविटेशनल फोर्स जो सरफेस वाटर पर है उसके कारण आता है। तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास कई सवाल हैं, तो बिल्कुल वैलिड है वो सवाल। चलो मैं उन सवालों को बोल देता हूं, सोचना कि सर अर्थ भी मून पे फोर्स लगा, अर्थ भी सन पे फोर्स लगाता है, और सन भी अर्थ पे फोर्स लगाता है, हम क्यों घूमते सन के आसपास, सन क्यों नहीं घूमता? पहला। दूसरा, अगर हम जंप कर रहे, हम जमीन से जंप करें तो हम हवा में होंगे, और जब नीचे आएंगे तो ग्रेविटेशन हमको खींचता है, हमको मूव करता है। अर्थ को भी तो थोड़ा ऊपर आना चाहिए था ना, काई को नहीं आ रहा है, वो भी समझेंगे नेक्स्ट डे। उसके बाद ये समझेंगे कि वाई मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ नॉट द अदर वे अराउंड, वाई अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन नॉट द अदर वे अराउंड। ये सारी चीजों को हम नोटिस करेंगे कहां, तो अगले क्लास में। आज तक जहां तक हमने पढ़ा है वहां हमने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, उसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। दूसरा, डिस्टेंस और मासेस में वेरिएशन कैसे होते हैं, उसके कुछ सवाल हमने लेक्चर 1 में देखे हैं, और लेक्चर 2 में कुछ लेंथी कैलकुलेशन वाले सवाल प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी आप लोग को अवेलेबल होंगे। अब अपने लोग मिलेंगे लेक्चर 3 में। थैंक्स।